नेक्स्ट हम लोग एक छोटा सा टॉपिक है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये हम लोग देखेंगे। और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में जैसे जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वहां से भी क्वेश्चंस पूछे गए, और जो कन्वर्जन का केस होता है कि मतलब गैल्वेनोमीटर को कैसे हम अमीटर या वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते हैं, वो भी तो दोनों जगह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग समझ लेते हैं। तो जैसे इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में कई अलग अलग टाइप्स भी होते हैं, लेकिन हम लोगों को सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट इसका समझना है, बाकी यहाँ पर टाइप्स पर नहीं जाना है। तो ये एक पर्टिकुलर टाइप है जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया, उसी को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे और उसी से हम लोग कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। ठीक है, इसका क्या है, बाकी कन्वर्जन तो सबके लिए एक ही जैसा रहता है। तो हम लोग सबसे पहले ये जो डायग्राम है इसमें जो चीजें यूज की गई हैं उनको एक बार देख लेते हैं क्या है। एक एक पॉइंट यहाँ पर हम लोग समझते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पर ये जो पोल्स लगाए गए हैं, तो एक नॉर्थ पोल इधर दिखा है, साउथ, तो इधर अगर नॉर्थ है तो इसका साउथ इधर ही होगा, कहीं वो साउथ है तो उसका नॉर्थ उस साइड में होगा। तो आपको सिर्फ ये ऐसे दिखाया गया है कि ये इस तरीके से यहाँ पर दिखाया गया नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल ऐसे क्यों दिखाया गया, उसका एक पर्टिकुलर रीजन है। अगर हम कहीं पर भी फील्ड लाइंस की बात करते हैं तो अगर ऐसे होता तो फील्ड लाइंस जो भी होती वो हमेशा फील्ड लाइंस सरफेस के परपेंडिकुलर ही रहेंगी। ठीक है, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो, तो यहाँ पर भी परपेंडिकुलर जनरेट होंगी। तो अगर हम इसको ऐसे एक कॉन्केव शेप में कर दें, मतलब एक ऐसे यहाँ पर कॉन्केव शेप में, ये जैसे इस तरीके से है नॉर्थ पोल, तो उसका जो शेप है वो इस तरह का बना दिया गया, मतलब सामने से देखने पर आपको सर्कुलर लग रहा है। तो अगर ऐसा है तो यहाँ पर अगर इसका सेंटर रहा, तो अगर यहाँ पर तो यहाँ पर जो इतना बड़ा है दिख ही रहा होगा वहां तक, ये तो नरही से भी दिख जाएगा इतना बड़ा दिख। तो यहाँ पर जो है अगर हम लोग कॉन्केव शेप में ऐसे बना लें तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड रेडियल हो जाएंगी। मतलब अगर हम इसका सेंटर यहाँ पर लें तो जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो इसी सेंटर की तरफ आपको ऐसे दिखेंगी। ठीक है, तो ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जनरेट की जाती है। इसका रीजन क्या है वो भी हम लोग समझेंगे सारी चीजें। ठीक है, तो ये जो कॉन्केव शेप में ऐसे बनाया गया है इसका रीजन है कि ये फील्ड को रेडियल कर देना, मतलब सारी मैग्नेटिक लाइंस सेंटर की तरफ जा रही हैं और सेंटर से ही जनरेट होते हुए आपको अपीयर होंगे। फिर यहाँ पर आते हैं बीच में, तो यहाँ पर ये तो जो नीचे दिख रहा है ये तो स्टैंड हो गया, और इसके ऊपर ये जो ब्लू से दिखाया गया, ये जो सर्कुलर शेप में आपको दिखाया गया, ये एक्चुअल में सर्किल नहीं है, ये एक्चुअल में है सिलिंड्रिकल शेप। तो सिलेंडर के फॉर्म में यहाँ पर ऐसे दिखाया जाएगा, तो ये इसे हम लोग बोलते हैं कोर। ठीक है, इसी के ऊपर वाइंडिंग की जाएगी। तो ये ऐसा नहीं है बल्कि ये इस तरह का है ऐसे। ठीक है, ये इस तरह से सिलिंड्रिकल शेप में और ये सॉलिड है, और ये होता है एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की अगर हम कोर रखेंगे यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल सॉफ्ट आयरन लिखा गया, तो ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो जितनी भी मैग्नेटिक लाइंस होंगी उसके पास में वो सब अंदर खींच लेगा। ठीक है, यानी कि वो मैग्नेटिक लाइंस को यहाँ पर खींचेगा तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ यहाँ पर इंक्रीज कर जाएगी। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड दूर दूर रहेगी यहाँ पर, लेकिन ये पूरी कोई भी लाइन ये बाहर जाने नहीं देगा, पूरी लाइन को ही खींच लेगा। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल में। तो ये इस तरह का एक सिलेंडर होता है। अब इस सिलेंडर को रखा गया है ऐसे। ठीक है, जैसे ये ऐसे स्टैंड बना दिया गया। ठीक है, तो ये नीचे स्टैंड हो गया और उस पर इसको ऐसे रखा गया। तो अगर आप सामने से देखेंगे तो आपको ये सर्कुलर फेस ही तो इसका दिखेगा। ठीक है, तो वही यहाँ पर बस आपको दिख रहा है, बाकी ये है ऐसे। अब इसके ऊपर वाइंडिंग कैसे करेंगे, तो यहाँ पर ये जो धारियां आपको दिख रही ना ये वाली, तो ये व्हाइट वाली धारियां, ये एक्चुअल में इस पर वाइंडिंग की गई है वो दिख रही है। तो वाइंडिंग कैसे करते हैं वो इस तरीके से करेंगे। मतलब एक तो तरीका ये है कि आप ये सिलेंडर इसके ऊपर ऐसे लपेट दो, तो ऐसे नहीं लपेटा जाएगा, इसके ऊपर इसकी लेंथ पर लपेटा जाएगा। मतलब ये सिलेंडर ऐसे है तो इसके ऊपर इस तरह से वाइंडिंग नहीं की जाएगी, इसको ऐसे रखा गया और इसके बाद इसके ऊपर इस तरीके से वाइंडिंग की जाएगी। तो जब आप ऐसे वाइंडिंग करेंगे तो वो रेक्टेंगुलर शेप ले लेगी। ठीक है, तो यहां पर ऐसे इसके ऊपर लपेटेंगे तो ये ऐसे रेक्टेंगुलर शेप में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। तो यहां पर जब आप इसको सामने से देखेंगे तो इसी तरह से आपको ये धारियां दिखेंगी। तो ये एक्चुअल में क्या है, ये कॉइल है जो इसके ऊपर लपेटा गया है। ठीक है, फिर इसको ऐसे रख दिया गया, तो ये तो हो गया कॉइल। अब यहां पर इसी कॉइल के दो टर्मिनल्स ऐसे बाहर निकाल दिए गए, इसी में आप करंट को फ्लो कराएंगे। तो ये इतनी चीजें हो गई। अब यहां पर क्या है, ये जो स्केल है,
तो स्केल में सेंटर पर देखो 0 लिखा गया, इधर भी 1 2 3, इधर भी 1 2 3। तो ये जो वो गैल्वेनोमीटर हम लोग यूज कर रहे हैं, ये डीसी करंट या डीसी वोल्टेज को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो डीसी में क्या होता है कि जैसे करंट कहीं पर फ्लो कर रही, तो अगर इस सर्किट में करंट फ्लो कर रही तो ये ए है, ये बी है, तो यहाँ पर अभी अगर आपने ऐसे एक सेल कनेक्ट कर दिया तो हमेशा करंट ए से बी ही जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर ए से बी चले फिर थोड़ी देर बी से ए चले, तो ऐसा किसमें होता है, अल्टरनेटिंग में। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, इसमें करंट एक ही डायरेक्शन में, यूनिडायरेक्शनल बोलते हैं ना डीसी को, तो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगी। तो अब ए से बी भी जा सकती है और बी से ए भी जा सकती है। अगर आपने इधर प्लस रखा होता इधर माइनस, तो करंट ऐसे फ्लो करती। तो यहां पर इससे हमें डायरेक्शन भी पता चल जाती। जैसे हमने यहाँ पर दोनों ये जो वायर निकले हुए हैं इनको कहीं पर सेल से कनेक्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पर जब करंट का फ्लो हुआ तो हम इसको चेक कर लेंगे कि अगर हमने इधर प्लस रखा है इधर माइनस, तो ये नीडल इधर जा रही है या इधर जा रही, मतलब कैसे भी जा सकती है। ऐसा नहीं कि जब इधर प्लस रखेंगे तो इधर जाएगी, वो तो कैसे भी जा सकती है, तो वायर है ना, ठीक है। तो वो तो कैसे लपेट के रख दिया गया, कोई भी एंड प्लस में कनेक्ट किया माइनस में, तो आपको पता चल गया कि यहाँ पर क्या सिचुएशन होगी। तो आपने जैसे मार्क कर लिया एक बार प्लस और माइनस कनेक्ट करके कि जब हम इधर प्लस कनेक्ट करते हैं तो मान लिया नीडल इधर ही साइड में जाती है। तो जब भी आप कहीं पर कनेक्ट करेंगे तो अगर नीडल इधर जाएगी तो आप समझ जाएंगे इधर वाला एंड प्लस है उधर वाला माइनस, या अगर मान लिया उधर गई होती तो उसे आप मार्क कर लेते। तो इसको पहले से ही लिख लिया जाता है कि अगर हम इसे प्लस से कनेक्ट करेंगे तो ये नीडल इधर जा रही है, तो मतलब हमें पता चल गया करंट इधर से इधर फ्लो कर रही है, ठीक है। तो ये तो इसके लिए हो गया। तो यहाँ पर दोनों साइड में 0 से 1 2 3, 0 से 1 2 3, इधर भी जा सकती है और इधर भी नीडल जा सकते हैं। इतनी बातें हो गई। अब हम लोग मेन पॉइंट पर आ जाते हैं कि इसकी वर्किंग कैसे है। तो वर्किंग में जो इसका प्रिंसिपल है वो एक्चुअल में क्या है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन अ कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड अ डिफ्लेक्शन टॉर्क एक्ट्स अपॉन इट। मतलब एक इसके ऊपर टॉर्क एक्ट करता है। ये हम लोगों ने कहां पढ़ा था, टॉपिक 2 में, सेकेंड टॉपिक में पढ़ा गया था ना। करंट कैरिंग कंडक्टर में अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर एक टॉर्क एक्ट करता है, टाउ इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा। तो जो टॉर्क होगा वो यहां पर क्या रहेगा, NIAB साइन थीटा, उसको हम लोग बोलेंगे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। क्योंकि जब आप उसको इसमें करंट को फ्लो कराओगे तो ये कॉइल जो है यहां पर घूमेगा, क्योंकि कॉइल को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा और उसमें आपने करंट फ्लो करा दी तो एक टॉर्क लगेगा और टॉर्क की वजह से वो घूमेगा। तो यहां पर जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हो जाएगा वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कितना हो जाएगा, टाउ डिफ्लेक्टिंग इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा, ये होता है। अब यहां पर समझ में आएगा कि ये फील्ड रेडियल क्यों रखी गई थी। रेडियल फील्ड इसलिए रखी गई थी कि ये पूरी फील्ड ऐसे यहां पर, ये तो ऐसे बस दिखा दिया गया, ये पूरी फील्ड यहां पर कंबाइंड हो जाती है और इसी डायरेक्शन में, मतलब यहां पर ये पूरा खींच लेता है ना कोर। तो ये फील्ड अगर आप किसी भी इंस्टेंट पर देखो तो इसकी जो स्ट्रेंथ रहेगी, मतलब ये ऐसे घूमेगा, तो ये जो मैग्नेटिक लाइंस हैं यहां पर, ये आप देख रहे हैं ना, जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो इस कॉइल के प्लेन में दिख रही है ना। तो अगर मैग्नेटिक लाइंस कॉइल के प्लेन में है और जो कॉइल का परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये यहां पर एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा और ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप देख सकते हैं कि दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। मतलब अगर कुछ आप ऐसा ना करते और हो सकता वो एंगल 30 डिग्री होता, तो उतने ही नंबर ऑफ टर्न्स पर उतनी ही करंट, उतना ही एरिया, उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन एंगल क्या हो जाता, 30। और अगर ये 30 डिग्री हो जाता तो ये टॉर्क हो जाता आधा, मतलब करंट उतनी ही लेता वो, लेकिन टॉर्क आपको आधा मिलता। लेकिन आपने अगर यहां पर ऐसा सिस्टम जनरेट कर दिया कि वो फील्ड जो है वो एरिया वेक्टर के हमेशा परपेंडिकुलर है, भाई ऐसे घूमेगा तब भी फील्ड रेडियल रहेगी, इधर जाएगा तब भी फील्ड रेडियल रहेगी, ऐसे घूमेगा तब भी फील्ड रेडियल रहेगी। तो फील्ड हमेशा, मैक्सिमम फील्ड यहां पर जो आपको दिख रही है वो इस प्लेन में रहेगी और प्लेन के पैरेलल अगर फील्ड है तो एरिया वेक्टर से के साथ उसका 90 डिग्री एंगल बनेगा, तब यहां पर एंगल क्या हो जाएगा, 90, और 90 डिग्री का मतलब 1, यानी कि जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा यहां पर वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मैक्सिमम वैल्यू में रहेगा, NIAB। मतलब उतनी ही करंट पर अगर हम ऐसा सिस्टम डेवलप कर दें तो टॉर्क हमेशा अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर रहेगा, यानी कि करंट कम लेगा लेकिन टॉर्क आपको हमेशा वो ज्यादा ही देगा, मैक्सिमम वैल्यू ही देगा, ठीक है। तो अब समझ में आ गया ना कि ये फील्ड रेडियल क्यों रखी गई थी। दूसरा पॉइंट यहां पर देखें
कि अब मान लिया यहां पर आपने एक टॉर्क तो जनरेट कर दिया, अब इसे हम फिर से यहां से हटा देते हैं ये सब। अब आपने एक टॉर्क जनरेट कर दिया, लेकिन आपने यहां पर टॉर्क जनरेट किया, मान लिया ये जो ये नीडल है, जैसे ही टॉर्क जनरेट होगा ये घूम जाएगा सिलेंडर। तो जब ये ऐसे घूमेगा तो ये नीडल जाएगी इधर, तो ये अगर इसको कोई रोकने वाला ना हो, सोचो इस नीडल ने चलना स्टार्ट कर दिया लेकिन इसको कोई रोकने वाला नहीं है, तो ये एकदम लास्ट में रुकेगी जाकर। यहां पर एक पॉइंटर ऐसे बना देते हैं, जहां पर ऐसे पॉइंट जैसा बनाते हैं ना, जैसे आपने स्टेबलाइजर में अगर नीडल वो देखा होगा ऐसे लगा होता है ना स्केल, तो उसमें लास्ट में से बना होता है, ठीक है, जिस पर जाकर नीडल यहां पर रुक जाती है जाकर। तो ये जो पॉइंट है यहां पर जाकर इस तरीके से नीडल रुक जाएगी। तो अगर ये नीडल या ये जो पॉइंटर है यहां पर जाकर रुक जा रहा है, आपने मान लिया 1 एम्पियर की करंट फ्लो कराई, ठीक है, और ये जाकर यहां पर रुक गया। फिर आपने क्या किया, क्योंकि इसको कोई रोकने वाला था नहीं, तो सीधे जाकर लास्ट में रुकेगा जहां पर ये स्टॉपर लगा दिया गया। तो अब इस स्टॉपर पर जाकर रुका, तो मान लिया हमने करंट यहां पर सोचा चलो 1 एम्पियर की बजाय 2 एम्पियर की करंट फ्लो कराएं। तो अगर हम 2 एम्पियर की करंट यहां पर फ्लो करा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, फिर इसमें टॉर्क जनरेट होगा, फिर जाकर ये यहां रुकेगा जाकर, क्योंकि इसको कोई रोकने वाला तो है नहीं। ऐसे ही मान लिया आपने 3 एम्पियर की करंट फ्लो करा दी, तब भी वही कंडीशन होगी, टॉर्क डेवलप होगा, ये इधर से मूव करेगी नीडल और पहुंच जाएगी 3 पर यहां पर। तो अगर हम 1 फ्लो करा रहे हैं तब भी वो लास्ट में जा रही, क्योंकि उसको कोई रोकने वाला नहीं। अगर हम 2 एम्पियर की करंट फ्लो करा रहे हैं तब भी वही हो रहा है, 3 एम्पियर की फ्लो करा रहे हैं तब भी वही हो रहा है। तो इससे कोई बेनिफिट तो हो नहीं रहा, हमें पता ही नहीं चलेगा करंट कितनी हम फ्लो करा रहे हैं। अच्छा, ये जब ये सिस्टम बनाया जाता है, कैलिब्रेट किया जाता है, तो आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए कि ये करंट कहां से आ गई, क्योंकि हम तो इसको करंट मेजर करने के लिए तो बना रहे हैं, तो हम इतना पेन लेते ही नहीं, ठीक है, सीधी सी बात। ये तुमने सोचा, दिमाग लगाया कि ये करंट, ये तो वोल्टमीटर या गैल्वेनोमीटर जो हम बनाते हैं वो अमीटर, वो इसी से तो बनाते हैं। और अगर हम इससे बना रहे हैं तो अमीटर को हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, करंट को मेजर करने के लिए, तो वो तो अभी बना ही नहीं है, तो करंट कहां आपने मेजर कर ली। तो ये किसी दूसरे सिस्टम से मेजर की जाएगी, और वो होता है पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर अभी सिलेबस में है नहीं, तो उससे आप क्या मेजर कर लेते हैं, करंट। उसको कैलिब्रेट करने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा डिवाइस होता है, तो वो वैल्यू एक्यूरेट देता है। ये उतनी एक्यूरेट वैल्यू नहीं देते हैं अमीटर, लेकिन यूज यही किए जाते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एरर रहती है, ठीक है, जबकि पोटेंशियोमीटर बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू आपको देता है। रीजन क्या है, ये अपने को चलाने के लिए कुछ करंट सोर्स की खींच लेता है, जबकि जो पोटेंशियोमीटर होता है वो नल पॉइंट पर बेस्ड होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपके यहाँ पूछा गया था, बट अब नहीं पूछा जाएगा क्योंकि वो बाहर ही है सिलेबस के। तो वहां से हम लोग करंट को निकाल सकते हैं एक्यूरेटली, तो वो करंट लेकर हम इससे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो करंट हमने कहीं से, मतलब हम ऐसे दिमाग में अपने रखें कि किसी भी अदर जगह से या अदर डिवाइस से करंट को मेजर करके इसमें भेजा जा रहा है, क्योंकि हम इसे अभी डेवलप कर रहे हैं, बाद में ये हो जाएगा तो इसी से हम करंट मेजर करना स्टार्ट कर देंगे। तो मान लिया यहां पर आपने अलग अलग करंट भेजी, लेकिन आपको कोई बेनिफिट हुआ ही नहीं, क्योंकि हर बार वो पॉइंट यहां रुक रहा है। तो जब वो लास्ट में ही रुक रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा कि 1 है कि 2 है या 3 है। तो फिर यहां पर क्या किया गया, एक ऐसा कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया जो इस टॉर्क का अपोज करे। तो उसके लिए यहां पर एक सस्पेंशन वायर का भी कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, या फिर ये स्पाइरल फॉर्म में जो ये यहां पर लगाया गया ना स्पाइरल, ये स्प्रिंग होती है। तो स्प्रिंग जो होती है, जैसे अगर हम नॉर्मल ऐसे स्प्रिंग की बात करें, तो ये जो स्प्रिंग होती है इसको हम ऐसे लीनियरली खींचते हैं और ये वापस कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, अगर दबा देते हैं तो भी ये वापस ओपन हो जाती है। मतलब आप जो भी करते हैं उसका अपोज कर लेती है ये, ठीक है। वैसे ही स्प्रिंग होती है स्पाइरल फॉर्म में, ठीक है, ऐसे भी स्प्रिंग्स होती हैं इस तरह की। तो ये जो स्प्रिंग्स होती हैं इसमें भी वही कॉन्सेप्ट होता है, बट ये टॉर्क जनरेट करती हैं, क्योंकि ये ऐसे रोटेट करेंगी ना, तो ये ऐसे यहां पर अगर इसको आप क्लोज कर दोगे, ठीक है, मतलब इसको आपने प्रेस करके दबा दिया, ठीक है, तो ये क्लोज हो गई। तो जब ये ओपन होगी तो ये क्या करेगी, एक तरह से एक टॉर्क जनरेट कर देगी, ठीक है, क्योंकि ये स्पाइरल फॉर्म में ऐसे है। और अगर आपने इसको ज्यादा ओपन कर दिया तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, मतलब ये अपनी नेचुरल स्टेट में ही रहेगी जैसे अदर स्प्रिंग्स होती हैं, बट ये टॉर्क जनरेट करेगी। तो यहां पर जो टॉर्क होता है वो टाउ इज इक्वल टू सी थीटा वाले कॉन्सेप्ट पर हम लोग लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या होगा, ट्विस्टिंग रहती है। जैसे वायर होता है तो आपको एक बताया गया था इलास्टिसिटी में कि अगर कोई भी वायर है तो उसमें हमने कोई जैसे मान लिया बॉडी यहां पर लगा दिया और इसको हल्का सा ऐसे घुमा दिया, ठीक है, और छोड़ दिया, तो यहां पर जो टॉर्क जनरेट होता है जिसको हम रेस्टोरिंग टॉर्क बोलते हैं वो क्या होता है,
टाउ इज इक्वल टू सी थीटा, जहां पर सी होता है टॉर्सनल कांस्टेंट और थीटा होता है एंगल ऑफ ट्विस्ट, ठीक है। तो ये यहां पर रहता है। ये जो स्प्रिंग है, ये जैसे जो पहले खिलौने आते थे, जो टॉयज आते थे बच्चों के, या फिर जो उससे पहले जो घड़ियां चलती थी बहुत, जो बाबा जी लोग बांधते थे, तो वो जो खाली होते थे तो उसमें ऐसे ये लगा होता है ना, उसको ऐसे ऐसे घुमाते रहते बैठ के। तो पहले तो समझ में नहीं आता था, ठीक है, बाद में उसमें जैसे थोड़ा सा जब जानने वाले हुए तो समझ में आ गया, अच्छा चाबी भरते हैं इसमें। देखा घड़ी ऐसी? नहीं देखा? हाँ, आप नहीं देखा होगा, बहुत पहले की घड़ियां। तो उसमें ऐसे से चाबी भरी जाती थी। तो उस चाबी भरने पे होता क्या था, ऐसे उसमें एक स्प्रिंग लगी होती थी, तो वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाती थी, और इसके बाद वो ऐसे सब उस बनाई जाती थी कि वो धीरे धीरे ओपन होती रहती थी। तो एक ड्यूरेशन तक वो आराम से एनर्जी प्रोवाइड करती रहती थी, और उसी से वो नीडल चलती थी, जो घड़ी वाली। लेकिन अगर आप चाबी भरना भूल गए तो किसी दूसरे बंदे को ढूंढना पड़ता था, क्योंकि चाबी तो तुम भर लोगे, टाइम भी तो मिलाना रहेगा ना। तुम सोच रहे दूसरे बंदे को चाबी भरने के लिए बुलाना पड़ता? नहीं, चाबी अपने आप भरेंगे, टाइम दूसरे बंदे से मिलाएंगे। तो ये खिलौनों में भी लगी रहती। पहले कुछ टॉयज आते थे जिसमें वो चाबी रहती थी, उसको भरते थे तो उसमें ऐसी ही स्प्रिंग लगी होती थी। सब वो देखा है? तोड़ के देखा है? उसमें ऐसे लगा होता था, ठीक। हाँ, बस वही चीज है ये। तो वो यहाँ पर सेट किया जाएगा। अब ये टॉर्क जनरेट किया जाएगा यहाँ पर, तो ये रेस्टोरिंग टॉर्क होगा। ये जो रेस्टोरिंग टॉर्क होगा, इस स्प्रिंग को मैकेनिकली ऐसे इसमें सेट किया जाता है। मतलब आप इस चीज पर ध्यान देना कि मैकेनिकली इसको ऐसे सेट किया जाता है कि अगर ये जो करंट वाला टॉर्क है, वो अगर इस नीडल को इधर घुमाएगा, मतलब वो इस डायरेक्शन में टॉर्क देगा, तो जो ये स्प्रिंग है ये इसको अपोजिट टॉर्क प्रोवाइड करेगी। मतलब ये मैकेनिकली ऐसे सेट किए जाते हैं कि ये दोनों टॉर्क एक दूसरे का अपोज करें। कौन कौन सा टॉर्क? ये जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है करंट की वजह से, और जो ये स्प्रिंग ने जो टॉर्क जनरेट किया वो रेस्टोरिंग टॉर्क। तो ये दोनों एक दूसरे का अपोज करेंगे, ऐसा इसको मैकेनिकली इसमें सेट कर दिया जाता है। अब इससे बेनिफिट क्या होगा? जैसे आप देखो यहाँ थीटा आ रहा है ना, तो थीटा क्या है? जितनी ये नीडल डिफ्लेक्ट होगी, जैसे हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी स्ट्रेट, मतलब जीरो से। अब यहां से ये जो एंगल होता है नीडल का, यही थीटा यहां पर रखा जाएगा। भाई जितना नीडल ऐसे घूमेगी, मतलब उसी स्प्रिंग को अपोजिट डायरेक्शन में सेट किया गया, तो ये एंगल लिया जाता है। तो ये थीटा यहां पर आ गया, और ये रेस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा, लेकिन ये इस टॉर्क के अपोजिट डेवलप होगा। अब देखो बेनिफिट क्या होगा। मान लिया आपने 1 एम्पेयर की करंट फ्लो की, ठीक है। तो यहां पर सपोज ऐसे कर लेते हैं कि 1 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट हुआ। टाउ की वैल्यू क्या आ गई? 1। जब आपने 1 एम्पियर करंट फ्लो कराई, तो यहां पर 1 टॉर्क आ गया न्यूटन मीटर। उस कंडीशन में ये नीडल ने घूमना स्टार्ट किया। तो जब इसका कोई अपोज नहीं कर रहा था, तब तो ये नीडल सिर्फ जाके लास्ट में रुक गई। लेकिन अभी स्प्रिंग उसका अपोज करेगी, तो ये स्प्रिंग जब जैसे जैसे ये थीटा बढ़ेगा, भाई नीडल ने इधर चलना स्टार्ट किया, थीटा बढ़ेगा, तो थीटा बढ़ेगा तो रेस्टोरिंग टॉर्क बढ़ेगा, और ये टॉर्क बढ़ के जैसे ही 1 हो जाएगा, बस नीडल वहीं रुक जाएगी, क्योंकि दोनों टॉर्क एक दूसरे के अपोजिट हैं, बैलेंस हो गए। तो मान लिया नीडल यहां रुकी, तो हमने वहां पर क्या लिख दिया? 1। अब हमें पता चल गया कि जब भी नीडल यहां रुकेगी तो करंट कितनी होगी? 1 एम्पियर। फिर हमने करंट को बढ़ाकर 2 एम्पियर किया। तो जब करंट को 2 एम्पियर किया गया, तो मान लिया टॉर्क हो गया 2। अब क्या होगा? जब टॉर्क आपने बढ़ा दिया तो नीडल फिर चलना स्टार्ट करेगी, ठीक है। अब ये आगे जाएगी तो थीटा भी तो बढ़ेगा, और थीटा बढ़ेगा तो ये वाला टॉर्क भी बढ़ेगा। फिर जब इसका टॉर्क 2 हो जाएगा तो दोनों फिर बैलेंस हो जाएंगे, नीडल वहां पर रुक जाएगी। तो नीडल मान लिया रुक गई इस लोकेशन पर, ठीक। ऐसे ही फिर क्या होगा? आपने 3 एम्पियर की करंट फ्लो कराई, तो मान लिया जो यहां पर टॉर्क जनरेट हुआ वो 3 न्यूटन मीटर। फिर से नीडल चलना स्टार्ट करेगी, लेकिन अगेन जब नीडल चल रही है तो थीटा भी बढ़ता है, और थीटा बढ़ने से ये वाला टॉर्क बढ़ेगा। जैसे ये 3 हो जाएगा, तुरंत वहीं पर नीडल रुक जाएगी। तो वहां पर हमने क्या लिख दिया? 3। इस तरह से यहां से हम लास्ट तक पहुंच गए। तो हमने 3 एम्पियर तक की करंट यहां से मेजर कर ली। यहां जो कॉन्सेप्ट आता है वो दिखाता है कि ये स्केल लीनियर होती है। लीनियर स्केल का मतलब देखने में लीनियर ना हो, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि देखने में लीनियर है तो लीनियर स्केल होगी और सर्कुलर है तो सर्कुलर स्केल। ये सर्कुलर फॉर्म में लगाया जाता है, लेकिन स्केल को लीनियर कहने का मतलब ये होता है, जो भी लीनियर स्केल्स का कॉन्सेप्ट होता है उसका मतलब होता है कि आप उसमें कोई भी 2 पॉइंट लगा दें, और उसके बीच के जो नंबर्स हैं उनको इक्वली आप, मतलब बीच का जो स्पेस है उसको इक्वली डिवाइड कर दो, ठीक है। तो उसमें जो वैल्यू मैथमेटिकली आएगी वही प्रैक्टिकली आएगी। मतलब ये हुआ कि जैसे हम लोग सिंपल स्केल जो यूज करते हैं वो भी लीनियर स्केल ही होती,
तो उसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पर अगर 0 है और यहाँ 1 सेंटीमीटर है, तो बीच के पार्ट को आप 10 बराबर भागों में तो डिवाइड करते हैं। तो हमें पता है यहां से यहां तक 10 मिलीमीटर है, तो एक पार्ट कितना होगा, 1 मिलीमीटर का। आप चाहे नापो चाहे ना नापो, वो 1 मिलीमीटर का ही आएगा। तो ये क्या है, लीनियर स्केल। बिल्कुल वैसे ही यहां कॉन्सेप्ट आता है। तो यहां पर क्या होता है कि जैसे आपने 0 लगा दिया और 1 लगा लिया, ठीक है, तो बीच में आपको मेजर करके निशान बनाने की जरूरत नहीं है, मेजर करने की जरूरत नहीं। आप इसमें 10 भाग बना दो, तो अगर ये 1 एम्पियर आया तो ये जो बीच वाला आएगा एग्जैक्टली 0.5 आएगा, चाहे आप प्रैक्टिकल करो या ना करो, ठीक है। तो यही लीनियर स्केल का मतलब होता है। तो ये दोनों टॉर्क एक दूसरे को बैलेंस करते हैं और वहीं से ये रिजल्ट निकल आता है। तो सारी चीज समझ में आ गई, ठीक है। कि यहाँ पर 2 टॉर्क होंगे, एक डिफ्लेक्टिंग और एक रेस्टोरिंग, दोनों एक दूसरे के अपोजिट में रहेंगे, काम करेंगे, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं जब इक्विलिब्रियम कंडीशन आती है। यही यहाँ पर आगे लिखा गया है। यहाँ पर देख लेंगे हम लोग कि ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हो गया NIAB और ये रेस्टोरिंग टॉर्क हो गया C थीटा। जब दोनों बैलेंस इक्विलिब्रियम कंडीशन में होंगे, दोनों को इक्वेट कर दिया गया, NIAB इक्वल टू C थीटा, तो यहाँ से I हो जाएगा C अपान NAB इंटू थीटा। तो I इक्वल टू K थीटा लिखा गया, मतलब ये जो क्वांटिटी है इसको कहा जाता है गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, ठीक है, दिस इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो यहां से रिजल्ट क्या निकला, I प्रोपोर्शनल टू थीटा। मतलब यहां पर अगर I और थीटा में आप ग्राफ ड्रॉ करो तो वो कैसा ग्राफ आएगा, वो स्ट्रेट लाइन ही आएगा ऐसे, मतलब जितना थीटा उतनी करंट, जितना थीटा उतनी करंट। तो इसीलिए इसको कहा जाता है लीनियर स्केल। दिस इज द thus in galvanometer the current passing through the coil is directly proportional to its deflection. This deflection is indicated on the scale by the pointer या फिर needle उसको बोल देते हैं। नेक्स्ट है गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। अब जैसे गैल्वेनोमीटर आप बना रहे हैं तो यहां पर आपने कॉइल वगैरह सब कुछ यूज किया है, तो जो भी ये पूरा सिस्टम या कनेक्टिंग वायर्स वगैरह यूज किए हैं, तो जो दो ये यहां पर एंड्स निकाले गए हैं जो भी कॉइल के, तो इनके बीच में आप रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं। रेजिस्टेंस मेजर करने के भी सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, मल्टीमीटर से कर लेते हैं। तो रेजिस्टेंस आप मेजर करते हैं, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में जो भी रेजिस्टेंस आएगा उसी को हम लोग नाम देंगे गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। तो यहां पर देखो क्या लिखा गया, इट इज द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर बिटवीन इट्स टू टर्मिनल्स। वही जो दो टर्मिनल्स हैं, जो एंड्स बाहर निकले हुए थे, उनके बीच में जितना रेजिस्टेंस होगा उसी को हम क्या कहेंगे, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, इसको हम IG से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसके नाम से क्लियर है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन मतलब ऐसी करंट जिसको आप पास करा दें तो वहां पर पूरा डिफ्लेक्शन हो जाए। जैसे आप देखो यहां पर जो हम लोगों ने ये बनाया, तो इसमें हम लोगों ने 3 एम्पियर करंट फ्लो कराई, ऐसे अपने जो भी हम लोग ऐसे इमेजिन कर रहे थे। तो आप देख सकते हैं 3 एम्पियर पर ये यहां पर आ गई नीडल, मतलब नीडल यहां पर होगी पहले 0 पर और 0 से घूमकर वो कहां आ गई, 3 पर आ गई, ठीक है। तो एक तरह से नीडल फुल स्केल घूम गई। तो ये कब हुआ, जब हमने 3 एम्पियर की करंट फ्लो कराई। तो इसका मतलब हम 3 एम्पियर को क्या कह देंगे, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। तो ये कुछ भी हो सकता है, 3 एम्पियर, 2 एम्पियर, 1 एम्पियर, ये तो डिपेंड करेगा जैसा आपने बनाया। तो यहां पर करंट पर ये पूरा नीडल घूम जाएगी फुल स्केल, उसी को हम बोलेंगे फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। नेक्स्ट देखते हैं सेंसिटिविटी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन भी एक पूछा गया था, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था नीट 2018 में, अभी बता देंगे क्या था। अ गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी सेंसिटिव। अब जैसे सेंसिटिव का मतलब हमने आपको एक बार पहले भी समझाया था कि अगर कोई चीज आपको, जैसे कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, अगर आप थोड़ा सा भी डिफ्लेक्शन या कुछ भी थोड़ा सा भी उसको करंट मेजर करना चाहे और वो मेजर करके आपको दे दे, तो इसका मतलब वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, ठीक है। तो अगर आपको बहुत थोड़ी करंट मेजर करनी या बहुत ऐसे यहां पर है, अब मान लीजिए ये तो 0 पर है, अब आपने इसमें करंट फ्लो करा दी, मान लिया सपोज के लिए 1 मिली एम्पियर करंट फ्लो कराई, अब इसने डिफ्लेक्शन ही नहीं दिया, करंट तो आपने 1 मिली एम्पियर फ्लो करा दी लेकिन ये डिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये लेस सेंसिटिव है, ये इस छोटी वैल्यू को मेजर ही नहीं कर पा रहा। और अगर ये हल्का फुल्का डिफ्लेक्शन हो भी रहा है तो वो डिफ्लेक्शन आप मेजर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आप सोचो अगर इसी 1 मिली एम्पियर पर वो इतना बड़ा डिफ्लेक्शन आपको दे दे, तो आप इसे आराम से मेजर कर लेंगे ना कि कितना डिफ्लेक्ट हुआ, तो इसका मतलब ये ज्यादा सेंसिटिव होगा। तो आप मेजर तभी कर पाएंगे जब वो डिफ्लेक्शन ज्यादा देगा। तो सेंसिटिविटी जो है, एक तरह से अगर देखा जाए तो सेंसिटिविटी रेंज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी, क्योंकि अगर सेंसिटिविटी ज्यादा है तो रेंज कम हो जाएगी,
कैसे रेंज कम हो जाएगी? आप यहां पर देखो कि अगर मान लिया ये एक बहुत सेंसिटिव डिवाइस है, ठीक है, तो आपने देखा 3 एम्पियर आपने फ्लो कराया और ये कहां पहुंच गया? लास्ट में। तो अब क्या इससे 4 एम्पियर मेजर कर पाओगे? 3 से ज्यादा मेजर कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। मतलब 3 ही एम्पियर पर ये फिनिश हो गया यहां पर काम। लेकिन अगर यहीं पर सोचो आप, आपको 10 एम्पियर मेजर करनी, आपको 50 एम्पियर करंट मेजर करनी, तो क्या इससे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहां पर अब डिफ्लेक्शन कहां होगा? तो इसका मतलब ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव था। थोड़ी सी भी करंट फ्लो करा रहे थे, लार्ज डिफ्लेक्शन, 1 एम्पियर पर ही लार्ज डिफ्लेक्शन दे रहा है, मतलब जो आप मेजर कर पा रहे हैं। यानी कि इसके अगर 10 पार्ट किए तो 0.1 एम्पियर बस आप इससे मेजर कर पाएंगे मिनिमम, ठीक है। लेकिन मान लिया आपको करंट बहुत ज्यादा मेजर करनी, सपोज कर लिया आपको 30 एम्पियर की करंट मेजर करनी थी और ये कितना मेजर कर रहा है? 3। तो आपको इसकी सेंसिटिविटी कम करनी पड़ेगी। मतलब अगर ये कम सेंसिटिव हो तो क्या होगा? आप 1-2 एम्पियर करंट दोगे, पता लगा ये कुछ मूव ही नहीं कर रहा है, ठीक है, मतलब मिली एम्पियर में या 0.1 दे रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा। जब आप 1 एम्पियर की करंट दे रहे हैं तब ये थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। मतलब जब आप 10 एम्पियर की करंट दे रहे हैं तब मान लिया ये यहां पर पहुंचा, ठीक है, तो ये कितना मेजर करेगा? 10 एम्पियर मेजर करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि छोटी करंट देने पर डिफ्लेक्शन ही नहीं दिख रहा। अगर यहां पर 10 एम्पियर पर पहुंचा तो यहां पर जब ये पहुंचेगा, मतलब एक अगर हम पार्ट कंसीडर करें तो एक पार्ट यहां पर फिर 1 एम्पियर को शो करेगा। मतलब पहले 1 एम्पियर पर यहां आ गया था, लेकिन अब की 1 एम्पियर पर सिर्फ ये यहां पर आएगा। तो सोचो ये कम सेंसिटिव हो गया ना। मतलब 1 एम्पियर से अगर कम की करंट सोचो इससे मेजर कर लें तो क्या मेजर कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो इसका मतलब अगर इसकी सेंसिटिविटी कम है तो रेंज ज्यादा हो जाएगी, 10 एम्पियर यहां, 20 एम्पियर यहां, 30 एम्पियर यहां। लेकिन अब इससे हम छोटी वैल्यूज मेजर नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब छोटी वैल्यू मेजर करने के लिए हाई सेंसिटिविटी होनी चाहिए, और अगर आपको लार्ज वैल्यूज मेजर करनी तो कम सेंसिटिव होना चाहिए। यानी कि रेंज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेंसिटिविटी हो जाएगा। तो यहां पर 2 तरह की सेंसिटिविटीज डिफाइन की जाती हैं, यहां पढ़ लेते हैं एक बार। अ गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी सेंसिटिव इफ इट गिव्स अ लार्ज डिफ्लेक्शन इवन व्हेन अ स्मॉल करंट इज पास थ्रू इट or a small voltage is applied across it if is the deflection on passing current or applying voltage। its coil if कुछ छूट गया है, थीटा है। if theta is the deflection on passing current I or applying voltage V, then अगर मान लिया उसका डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है? थीटा, तो जो करंट सेंसिटिविटी है वो थीटा अपान आई, मतलब ये क्या है? डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, ठीक है। और ये क्या है? वोल्टेज सेंसिटिविटी थीटा अपान वी, डिफ्लेक्शन पर वोल्ट, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी और इसको बोलते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। क्योंकि V इज इक्वल टू होता है IR, तो R की जगह हम ले रहे हैं G, क्योंकि गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस क्या है? G। तो अगर हम V की जगह IG रखें तो थीटा अपान I वो क्या है? NBA अपान C, तो NBA अपान CG आ जाएगा। अगर हम इतने पार्ट की बात करें, ठीक है, तो ये करंट सेंसिटिविटी ही तो है। तो इसका मतलब वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी अपान जी। तो जी यहां पर ये तो आ गया वोल्टेज सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी अपान जी। तो जी जो आएगा वो करंट सेंसिटिविटी अपान वोल्टेज सेंसिटिविटी। आपके नीट 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें उसने कहा था करंट सेंसिटिविटी इतनी है, वोल्टेज सेंसिटिविटी ये है, बताओ गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस क्या होगा। मतलब जस्ट डिवाइड करना था बस आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने उसमें डाल दिया, सेल्फ इवैल्यूएशन में पढ़ा, क्योंकि उसमें कुछ बताने लायक तो है नहीं। दोनों चीजें दी गई, डिवाइड करके आपको आंसर निकाल देना है। नीट 2018 में पूछा गया, तो आप ध्यान रखेंगे ये सब, ठीक है। हालांकि ज्यादा क्वेश्चंस कन्वर्जन के ही पूछे गए, लेकिन ऐसा नहीं कि यहां से क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते। तो थ्योरेटिकल भी पूछा जा सकता है या इस तरह से कोई सेंसिटिविटी का कॉन्सेप्ट भी आपसे पूछा जा सकता है। यहां पर अगर आपको सेंसिटिविटी इंक्रीज करनी है, जैसे आपको अभी हमने क्या डिस्कस किया कि सेंसिटिविटी रेंज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आपको रेंज ज्यादा रखना है तो आपको कम सेंसिटिव रखना होगा। तो अगर सेंसिटिविटी कम करनी है तो NBA को कम कर दो, C को बढ़ा दो। और अगर सेंसिटिविटी आपको ज्यादा रखनी है तो इनको ज्यादा कर दो, इसको कम कर दो। तो सेंसिटिविटी को आप चेंज कर सकते हैं NBA और C से, ठीक है। ये पॉइंट अभी हम लोग डिस्कस ही कर चुके हैं। रेंज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेंसिटिविटी। द रेसिप्रोकल ऑफ करंट सेंसिटिविटी इज कॉल्ड फिगर ऑफ मेरिट। फिगर ऑफ मेरिट जो है इसको हिंदी में बोलते हैं आंकड़ों की योग्यता। तो इससे कुछ ज्यादा समझ में तो आता नहीं, ठीक है। तो ये एक्चुअल में क्या है? फिगर ऑफ मेरिट का मतलब रेसिप्रोकल ऑफ करंट सेंसिटिविटी।
तो पहले ये देखो कि करंट सेंसिटिविटी क्या है, थीटा अपान आई। तो इसका मतलब जो फिगर ऑफ मेरिट है वो क्या हो जाएगा, मतलब इसको हम कहेंगे करंट रिक्वायर्ड पर यूनिट डिफ्लेक्शन। मतलब अगर आपको यूनिट डिफ्लेक्शन चाहिए तो कितनी करंट की रिक्वायरमेंट है, तो इसी को उल्टा कर दिया गया यहां पर। तो ये क्या बता रहा है कि डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट की यूनिट करंट देने पर कितना डिफ्लेक्शन होगा, और फिगर ऑफ मेरिट क्या बता रहा है कि यूनिट डिफ्लेक्शन के लिए कितनी करंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये भी टर्म यूज किया जाता है, इसीलिए यहां पर आपको बता दिया गया। रेसिप्रोकल ऑफ करंट सेंसिटिविटी इज कॉल्ड फिगर ऑफ मेरिट। द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल गैल्वेनोमीटर इज जीरो। अगर किसी क्वेश्चन में लिख दिया गया है कि एक आइडियल गैल्वेनोमीटर है, तो आप समझ जाएंगे कि उसका रेजिस्टेंस आपको क्या लेना है, जीरो। ठीक है। इसके बाद कन्वर्जन का